हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी MCQ 04 में। तो दोस्तों, ये क्लास आपके आने वाले सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगती है आप लोग शेयर ज़रूर करना इस वीडियो को। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इसके पहले क्वेश्चन से। इसका पहला क्वेश्चन है, वाक्य के कितने अंग होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 3। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। 2 होते हैं वाक्य के अंग। ठीक है, एक होता है उद्देश्य, दूसरा होता है विधेय। एक होता है उद्देश्य, दूसरा होता है विधेय। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा रचना और बनावट के आधार पर आपके 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। रचना या बनावट के आधार पर। ठीक, इसके अलावा अर्थ के आधार पर पूछेगा। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद तो 8 प्रकार के। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखना। हिंदी की जननी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी अपभ्रंश, ऑप्शन सी ए और बी दोनों को, और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। सॉरी, ए नहीं, ऑप्शन बी अपभ्रंश। हिंदी की जननी पूछा हुआ है। ठीक है, हिंदी की आदि जननी आएगा तो संस्कृत, आदि जननी आएगा तो संस्कृत, और सिर्फ हिंदी की जननी आएगा तो ऑप्शन बी अपभ्रंश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना दोस्तों। आकृति या रूप के आधार पर हिंदी है एक संयोगात्मक, ऑप्शन बी वियोगात्मक, ऑप्शन सी शिश्लिष्ट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, वियोगात्मक या फिर विश्लिष्ट। इसी को विश्लिष्ट भी बोला गया है, विश्लिष्ट। जबकि संस्कृत जो है संयोगात्मक है। संस्कृत जो है संयोगात्मक। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखना। संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्न में से किस भाषा का उल्लेख नहीं है? ठीक है, यह है क्वेश्चन। संविधान के 8वीं अनुसूची में निम्न में से एक भाषा का उल्लेख नहीं है। ऑप्शन ए असमिया, ऑप्शन बी उर्दू, ऑप्शन सी भोजपुरी, ऑप्शन डी मैथिली। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, भोजपुरी नहीं है। इसके अलावा असमिया है, उर्दू है, मैथिली है। इसके अलावा आपका संस्कृत है, संस्कृत। इसके अलावा मलयालम होगी। इसके अलावा तेलुगु। इसके अलावा उड़िया। इसके अलावा बोडो, डोगरी के अलावा आपकी कश्मीरी। इसके अलावा गुजराती। इसके अलावा आपका नेपाली के अलावा मणिपुरी। इसके अलावा कोंकणी। इसके अलावा सिंधी। इसके अलावा मैथिली तो यहाँ पे आ गया है, मैथिली। इसके अलावा कन्नड़। ठीक, इसके अलावा मराठी। इसके अलावा संथाली। इसके अलावा बंगला। ठीक, इसके अलावा पंजाबी। इसके अलावा तमिल। तो दोस्तों, संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इसमें से भोजपुरी नहीं है, अंग्रेजी भी नहीं है। इसके अलावा अंग्रेजी भी 22 भाषाओं में नहीं आती। ठीक है, इसके अलावा राजस्थानी भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये नहीं है, ये दोनों नहीं है, ऑप्शन में आते हैं। अगला क्वेश्चन देखना। संस्कृत भाषा की उत्तराधिकारिणी भाषा कौन सी है? ऑप्शन ए अंग्रेजी, ऑप्शन बी हिंदी, ऑप्शन सी उर्दू, ऑप्शन डी पंजाबी। तो दोस्तों,
इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, संस्कृत भाषा की उत्तराधिकारिणी भाषा। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन देखिए, विधानमंडलों में प्रयुक्त होने वाली भाषा का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 120 में, ऑप्शन बी 210, ऑप्शन सी अनुच्छेद 344, ऑप्शन डी अनुच्छेद 346। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। विधानमंडलों में प्रयुक्त होने वाली भाषा का उल्लेख जो है अनुच्छेद 210 में है। ऑप्शन ए की बात करें 120, इसमें लिखना संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा, संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा, होने वाली भाषा। और ऑप्शन सी 344, अनुच्छेद 344 में है राजभाषा आयोग का गठन, राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा आयोग का गठन, राजभाषा आयोग का गठन। और ऑप्शन डी की बात करें, इसमें है एक राज्य से दूसरे राज्य अथवा एक राज्य से संघ के बीच संवाद के लिए राजभाषा का उल्लेख। ठीक है, राज्य लिख लेना, राज्य या संघ, संघ के बीच संवाद के लिए राजभाषा का उल्लेख, राज्य भाषा का उल्लेख, ये हो जाएगा अनुच्छेद 346 में। ये ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखना, इनमें से एक स्त्रीलिंग वर्ण नहीं है। ऑप्शन ए ऊ, ऑप्शन बी बड़ी ई, ऑप्शन सी छोटी ई, ऑप्शन डी री। तो इनमें से एक स्त्रीलिंग वर्ण नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही जो आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, बड़ा ऊ। ये तीन आपके स्त्रीलिंग वर्ण हैं, स्त्रीलिंग वर्ण, और ये आपका पुल्लिंग हो जाएगा, बड़ा वो हो जाएगा आपका पुल्लिंग। अगला क्वेश्चन देखना, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है। एक तो अंतस्थ व्यंजन पूछा है, दूसरा ऊष्म व्यंजन पूछा हुआ है। तो अंतस्थ व्यंजन होते हैं आपके 4 और ऊष्म व्यंजन होते हैं आपके 4, तो टोटल मिला के हो गया आपके 8। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन दो की बात, ऑप्शन ए में आ जाइए, इसमें होगा तो 2 होते हैं आपके उच्छिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन, वो हो गया डॉ और ढौ, डॉ से डमरू और ढौ, ये 2 हो जाएंगे आपके द्विगुण व्यंजन। ठीक है, और अंतस्थ व्यंजन की बात करेंगे तो अंतस्थ व्यंजन होता है आपके य, रौ, लौ और वौ, ये आपके 4 हो गए अंतस्थ व्यंजन। ऊष्म व्यंजन आएंगे तो ये भी आपके 4 हो जाएंगे। इसमें हो जाएगा आपका एक तो हो जाएगा तालव्य सौ, मूर्धन्य सौ, दंती सौ और हौ, ये आपके 4 ऊष्म व्यंजन हो जाएंगे। तो टोटल 8 यही पूछा गया था, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन की कुल संख्या। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखना, जिन ध्वनियों की गणना न तो स्वर में की जाती है और न व्यंजन में की जाती है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए आगत, ऑप्शन बी अंतस्थ, ऑप्शन सी ऊष्म, ऑप्शन डी अयोग्यवाह। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, अयोग्यवाह। ठीक है, आगत के लिए बताया था, जैसे आ लिखते हैं उसके ऊपर अर्ध चंद्र बिंदु होता है तो ये आगत शब्दों में होता है, इंग्लिश वर्डों के लिए यूज होता है, तो ये आपका आगत शब्द हो गए। ठीक है, इसके अलावा अंतस्थ व्यंजन अभी पीछे बता दिया पिछले क्वेश्चन में। ठीक है, य र ल, य र ल और व, ये आपके अंतस्थ व्यंजन। ऊष्म व्यंजन भी अभी पीछे बताया था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखना, इनमें से एक सुमेलित नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए मछली की तरह सुंदर आंखों वाली, उसे कहा जाता है मीनाक्षी। ऑप्शन बी मयूर की तरह सुंदर आंखों वाली, उसे कहा जाता है मयूराक्षी। ऑप्शन सी जो कुछ नहीं जानता हो अज्ञ, और ऑप्शन डी जो पढ़ा ना गया हो अपठनीय। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, ये गलत है। ठीक है, जो पढ़ा ना गया हो उसे कहा जाता है अपठित, अपठित। जो पढ़ा ना जा सके, अगर आएगा जो पढ़ा ना जा सके
उसे बोलते हैं अपठनीय। ठीक है, जो पढ़ा ना गया हो उसके लिए है अपठित, और जो पढ़ा ना जा सके उसे बोलते हैं अपठनीय। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा एक दो और लिख लीजिए। जो थोड़ा जानता हो, ये लिखा है जो कुछ, ऑप्शन सी में आइए, जो कुछ नहीं जानता हो उसे अज्ञ बोलते हैं, बिल्कुल सही है। जो थोड़ा जानता हो, थोड़ा जानता हो उसे बोलते हैं अल्पज्ञ। अल्पज्ञ। जो सब कुछ जानता है, जो सब कुछ जानता है उसके लिए एक शब्द है सर्वज्ञ। सर्वज्ञ। तो दोस्तों ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से एक मुहावरे की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए मुहावरा अपूर्ण वाक्य है, ऑप्शन बी मुहावरों में लिंग और वचन का कोई असर नहीं पड़ता, ऑप्शन सी मुहावरों का प्रयोग रूढ़ अर्थ में किया जाता है, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी सही हैं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, उपयुक्त सभी सही हैं। ऑप्शन ए मुहावरा अपूर्ण वाक्य बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी मुहावरों में लिंग और वचन का कोई असर नहीं पड़ता, ये भी सही है, ऑप्शन सी मुहावरों का प्रयोग रूढ़ अर्थ में किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी सही है। अगला क्वेश्चन देखना, लोक शब्द का विलोम है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा, ऑप्शन ए में दिया इसने आलोक, ऑप्शन बी दिया है विलोक, ऑप्शन सी दिया है ध्युलोक, ऑप्शन डी परलोक। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी परलोक, लोक का परलोक। ठीक है, इसके अलावा अंत का लिख लेना, अत का लिखना पहले, इति, ये विलोम शब्द होता है अत का, इति। इसके अलावा अमावस्या का लिख लेना, अमावस्या, इसका लिखना पूर्णिमा, पूर्णिमा। इसके अलावा अतीत का लिख लेना अतीत, अतीत, अतीत का लिखना भावी, आने वाली पीढ़ी। ठीक है, भावी बोलते हैं। अज्ञ, अज्ञ का लिखना विज्ञ, विज्ञ। तो अगला क्वेश्चन देखना दोस्तों, इनमें से एक अरुण शब्द का अर्थ नहीं है। ऑप्शन ए केसर, ऑप्शन बी गरुड़, ऑप्शन सी सिंदूर, ऑप्शन डी कर्ण। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी सिंदूर। इसमें से कर्ण अरुण का अर्थ नहीं होता है। ठीक है, ये कर्ण नहीं होता है इसका अर्थ, बाकी ये तीन अरुण के अर्थ होते हैं, केसर, गरुड़ और सिंदूर। अगला क्वेश्चन देखना, इसमें बोला गया है जड़, जहाँ जड़ पर चेतन का आरोप हो, जहाँ जड़ पर चेतन का आरोप हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है। ऑप्शन ए अनुप्रास, ऑप्शन बी उपमा, ऑप्शन सी मानवीकरण, ऑप्शन डी श्लेष। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी मानवीकरण। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखना, निम्नलिखित में से शेर का पर्यायवाची नहीं है। निम्नलिखित में से शेर का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है दोस्तों, नहीं है पूछा है। ऑप्शन ए मृगराज, ऑप्शन बी शार्दुल, ऑप्शन सी हस्ती, ऑप्शन डी नाहर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हस्ती हो जाएगा। ठीक है, ये तीन तो शेर के होते हैं, मृगराज, शार्दुल और नाहर। इसके अलावा शेर के और लिख लीजिए व्याघ्र, व्याघ्र। इसके अलावा केसरी, केसरी। इसके अलावा मृगारी, मृगारी। इसके अलावा पंचानन, पंचानन। ये हनुमान का भी होता है, पंचानन हनुमान जी को भी बोलते हैं, हनुमान। ठीक है, हनुमान जी को भी बोलते हैं। इसके अलावा शेर का लिखना वनराज, वनराज। इसके अलावा महावीर, महावीर। इसके अलावा लिखना पंचमुख, पंचमुख। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपके शेर के पर्यायवाची। इसके अलावा ये होता है हस्ती, हस्ती जो होता है हाथी का, हाथी का होता है। हाथी में लिखना जैसे हाथी का लिखना जैसे दंती। इसके अलावा लिखना करी, करी, करी। इसके अलावा लिखना कुंजर, कुंजर। इसके अलावा लिखना गजेंद्र, गजेंद्र। इसके अलावा लिखना कुंभी, कुंभी, कुंभी। इसके अलावा लिखना नाग,
इसके अलावा लिखना द्विरद, द्विरद, द्विरद। इसके अलावा लिखना वारण, वारण लिखना। इसके अलावा लिखना गज। इसके अलावा लिखना सिंदूर, सिंदूर, सिंदूर। इसके अलावा लिखना गयंद। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखना। निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान करें। ऑप्शन ए, वह देर में सोकर उठता है। ऑप्शन बी, वह देर के साथ सोकर उठता है। ऑप्शन सी, वह देर तक सोकर उठता है। ऑप्शन डी, वह देर को सोकर उठता है। इसमें सही वाक्य की पहचान करनी है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वह देर तक सोकर उठता है। ये बिल्कुल सही है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखना। राम सो रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो दोस्तों ऑप्शन ए में दिया है इसने अकर्मक, ऑप्शन बी सकर्मक, ऑप्शन सी द्विकर्मक, ऑप्शन डी प्रेरणार्थक। ये सोने की क्रिया जो है अकर्मक क्रिया होती है, तो सही आंसर हो जाएगा अकर्मक, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखना। 18वां क्वेश्चन है, धातु कहते हैं, मतलब धातु किसे कहते हैं? ऑप्शन ए क्रिया के उत्तर रूप को, ऑप्शन बी क्रिया के मूल रूप को, ऑप्शन सी क्रिया के संपूर्ण रूप को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखना दोस्तों। 19वां क्वेश्चन है, अतएव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? अतः धन एव, अति ही धन एव। ऑप्शन बी में दिया है अति ही धन एव, ऑप्शन सी में दिया है अत धन एव, ऑप्शन डी में दिया है अति धन एव। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए, अतः धन एव। इसके अलावा लिखना जैसे अधोपतन, अधोपतन का संधि विच्छेद करना जरा, तो हो जाएगा अधोधन पतन। इसके अलावा अधोगति, अधोगति का संधि विच्छेद करो जरा, अधोधन गति। इसके अलावा यशोदा, यशोदा का संधि विच्छेद करो जरा, यशोधन दा, यशोदा। इसके अलावा मनोरथ का देखना जरा, मनोरथ का मनोधन रथ। ठीक है, तो ये सारे विसर्ग संधि के उदाहरण हैं, विसर्ग संधि के उदाहरण। अगला क्वेश्चन देखना दोस्तों, ये 20वां क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? ऑप्शन ए वाल्मीकि में छोटी की मात्रा दिया है, ऑप्शन बी में की में बड़ी की मात्रा दे दी, ऑप्शन सी भी कुछ इसी तरह का दे रखा है, ऑप्शन डी भी वाल्मीकि कर दिया। यहाँ वाल्मीकि कर दिया, यहाँ छोटी की मात्रा कर दी, यहाँ बड़ी की मात्रा कर दी, यहाँ भी बड़ी की मात्रा कर दी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, वाल्मीकि। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है इसका आंसर। इसके अलावा दोस्तों कुछ शब्द और देखना, जैसे एक तो अधोगति, जैसे हमने बोला अभी ऊपर संधि विच्छेद भी किया था, अधोगति। ठीक है, ऐसे लिखते हैं अधोगति को। इसके अलावा बोलते हैं आकस्मिक, आकस्मिक बोलते हैं ना, आकस्मिक मृत्यु होगी अचानक। ठीक है, तो ये वाला 100 आधा हो जाएगा इसमें। इसके अलावा लिखना जैसे अमूल्य, अमूल्य ऐसे हो जाएगा। इसके अलावा देखना जैसे अध्येता, अध्येता, अध्येता हो जाएगा। इसके अलावा अनौपचारिक, जैसे अनौप, 2 मात्रा हो जाएगी, अनौपचारिक, अनौपचारिक हो जाएंगे। इसके अलावा अंजलि, अंजलि। इसके अलावा देखना जैसे कैलाश बोलते हैं हम लोग, तो लिखते कुछ हैं बोलते कुछ हैं, तो ऐसे होगा कैलाश। इसके अलावा देखना अक्षुण, अक्षुण ये होता है 2 अणु हो जाएंगे, एक आधा एक पूरा। ठीक है, इसके अलावा देखना अभिव्यंजनावाद, एक वर्ड लिखना जैसे अभिव्यंजनावाद, वाद, अभिव्यंजनावाद। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का। अगर मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप लोग सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना। ठीक है दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।